हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देखी, जो कि आपने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पाया था। उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी देखा, जिसमें हमें आईयूपीएसी, नेमिंग, आइसोमेरिज्म जो समय होता है, लिगेंड्स के टाइप में जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड वगैरह इंपॉर्टेंट। साथ ही एक टॉपिक 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स में आ जाता है वीबीटी और सीएफटी। सीधे ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी पूछेगा सीएफटी क्या है, समझाइए। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, है ना। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, वीबीटी एंड सीएफटी। ये दो थियरीज हैं। ये है वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और एक थियरी है क्रिस्टल फील्ड थियरी। यहां तो इंपॉर्टेंट है ही, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो वहां पर भी इन दोनों सिद्धांतों का, संयोजकता आबंधन सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बहुत जरूरत पड़ती है बेटा। और यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन में सबसे जरूरी है आपको नेमिंग, फिर दूसरे नंबर पे आप रखिएगा आइसोमेरिज्म को, और तीसरे नंबर पर ये दोनों टॉपिक्स हैं। दोनों क्या, इनको एक ही टॉपिक आप मान सकते हो। तो इनको शुरू करें हम लोग, उससे पहले आपको बता दें, दो बातें हम लोगों को जान लेनी है। हम लोगों ने लिगेंड्स के टाइप की जब बात की थी तो हमने देखा था कि लिगेंड्स दो तरह के हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक वीक लिगेंड होते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे। जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है, जैसे सी एन, CO, NO, ये सब स्ट्रॉन्ग, साइनाइड, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। प्रबल लिगेंड जिनको आप कह सकते हो, और जैसे H2O, एमीन, एक्वा एमीन, हेलोजन्स, जितने हेलो हैं, हेलाइड लिगेंड्स जो हैं, एक वीक के कैटेगरी में आते हैं। ये दुर्बल लिगेंड होते हैं, इनका भी हमें आगे यूज करना है। ठीक, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने कंक्लूड किया है। अभी प्रबलता और दुर्बलता के बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि स्ट्रांग होने का क्या मतलब है, वीक होने का क्या मतलब है। दूसरी जो हमें बात बतानी है वो ये बतानी है बेटा आपको, ये भी टॉप बात आपने 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल है, इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक है DXY, DYZ, DZX। इनको आप बोलते हो प्लेनर ऑर्बिटल, तलीय कक्षक। और दूसरे जो है DX2, Y2 और DZ2, ये है एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल या अक्षीय कक्षक इनको बोलते हो आप। इनका क्या मतलब है, जैसे DXY का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। डी ऑर्बिटल आप जानते हो ड्यू डम्बेल शेप होता है, स्ट्रक्चर इसका शेप ड्यू डम्बेल, दो द्विडमरू आकार का होता है, मतलब 4 लोब्स होंगे। तो लोब्स का एक सेट एक्स और वाई प्लेन पे आ जाता है और एक सेट चला जाता है जेड एक्सिस पर, कुछ इस ढंग से। लेकिन अगर यही आपको DX2Y2 बनाना होता तो क्या आप करते हैं, DX2Y2 अगर हमें बनाना होता तो इसको एक्सियल क्यों बोलते हैं ये समझ लेंगे साथ ही साथ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक सेट चला आता है एक्स एक्सिस पे पूरी तरह से और दूसरा आ जाता है कहां पर, वाई एक्सिस पे। तो समझने वाली बात है बेटा कि इसमें प्लेन्स पर भी लोब है, एक्सिस पर एक सेट प्लेन पर, लेकिन यहां पर सारे के सारे सेट किस में, एक्सिस वाले में, सारे के सारे एक्सिस पर ही आ गए, है ना। तो ये दो बातें आपको जाननी थी, लिगेंड्स का स्ट्रांग और वीक होना, और दूसरी बात की डी ऑर्बिटल का प्लेनर और एक्सियल होना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी हम लोग देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजकता
आबंधन सिद्धांत। ये थियरी क्या कहती है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसके पीछे बनने की वजह ये होती है, उसके बनने के पीछे की वजह यह होती है कि मेटल के पास जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल आयन, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और लिगेंड्स के पास भरे हुए मतलब फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उनका फुलफिल्ड ऑर्बिटल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन दे करके एक नया बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब ये समझिए कि ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये लिगेंड का क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। जब ये दोनों नजदीक आते हैं, ये दोनों जब नजदीक आएंगे ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां ओवरलैपिंग हो गई, ये मिक्सिंग होगी यहां पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजी बंध बन गया। मींस मेटल को किसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये सब कुछ जब होगा तो नो डाउट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। तो अभी संकरण कितने ढंग का होगा ये हमको समझना है बेटा, और किस ढंग से होता है। तो आप ये समझिए कि जैसे लिगेंड आपने देखा कि वीक और स्ट्रांग है, तो इसको आप अगर वीबीटी को इसी ढंग से समझोगे थोड़ा टफ हो जाएगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि रिश्तेदार कितने तरह के होते हैं, तो रिश्तेदार आप पाओगे कि 2 तरह के होते हैं, है ना। एक मामा टाइप के रिश्तेदार होते हैं, है ना, और एक जीजा जी टाइप के रिश्तेदार होते हैं। अब ये टाइप का क्या मतलब हुआ, देखो मामा टाइप के रिश्तेदार होने में मतलब ये है कि मामा मान लो घर पे आए, है ना, बच्चों से बड़ा लगाव हो जाता है, मामा जी आए तो अब बैठा है बच्चा, जहाँ बैठा है मामा का आने बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। या मान लो 3 कमरे हैं, एक में गोलू सोते हैं, एक में मोनू सोते हैं, एक में सोनू सोते हैं, है ना। तो अब मामा आए तो जो जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मामा जी के लिए अलग से कमरा खा ले, अरे मामा गोलू बगल में सो जाइए, तो मामा का गोलू बगल में सो गए, मामा सोनू बगल में, कहीं एडजस्ट कर दें। लेकिन जीजा जी आते हैं घर पे तो क्या होता है, जीजा जी आए तो क्या ये सोनू मोनू कमरे में सो जाओ, ये कमरा किसके लिए, जीजा जी के लिए खाली करना है, ठीक है। तो ये चीज, इससे आप अभी कंक्लूजन्स लेंगे वीबीटी के दौरान। तो वीबीटी में देखो क्या है कि अगर मान लो कोई वीक लिगेंड है तो ये आउटर डी ऑर्बिटल को यूज करता है, एन डी ऑर्बिटल को, और कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कमरा खाली करा लिया बाहर वाला, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे इनर फील्ड में, मतलब n-1d ऑर्बिटल यूज करता है। आपको और बेहतर ढंग से समझाया जाए तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम अगर बात करें तो यहां पे 2 कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन बना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, प्रबल लिगेंड है, और दूसरा कंडीशन क्या है, वीक लिगेंड के साथ हम बात कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहां ये यूज करेगा n-1d ऑर्बिटल, और यहां पर कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, nd ऑर्बिटल्स यूज होंगे। n-1d ऑर्बिटल जब यूज हुआ तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आता है dsp2, और यहां जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा भाई 4 है तो sp3, ठीक है। यहां भी ऐड करिए 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन dsp2। n-1d यूज हुआ है dsp2, ये चीज हो गई। ज्योमेट्री इसकी जो आती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, समतलीय वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार, और यहां जो ज्योमेट्री आएगी वो आती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या चतुष्फलकी, ठीक। अब यहां पे पेयरिंग मैक्सिमम होगी, यहां पे कैसी पेयरिंग है, मैक्सिमम पेयरिंग, अधिकतम युग्मन, अधिकतम युग्मन, और यहां पे क्या है, मिनिमम पेयरिंग, मिनिमम पेयरिंग हो रही है, मतलब न्यूनतम युग्मन, ठीक।
पेयरिंग मैक्सिमम होगी तो स्पिन कम आएगी, तो ये हो गया लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलोगे, मीन्स निम्न चक्रण संकुल। अब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जब, और यहां क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल। अब चूंकि यहां पे n-1 डी यूज हुआ था, तो इसको आप बोलते हो इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स, अंतः क्षेत्र संकुल बोलते हैं इसको, अंतः क्षेत्र संकुल। और इसको क्या बोलेंगे, बाह्य क्षेत्र संकुल, बाह्य क्षेत्र संकुल, आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स। ये चीज हो गई। फिर यहाँ पे स्पिन कम है, मतलब सारे के सारे पेयर्ड है या मैक्सिमम पेयर्ड है, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं मिलेगा, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जा रहे हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय होता है, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक आप जानते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है। और यहां पे क्या होगा, यहां n 0 के इक्वल नहीं मिलेगा, तो ये रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्ड होंगे। और साथ ही क्या होगा, चुंबकत्व तो इसमें होगा, मतलब ये अनुचुंबकीय होंगे, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ये दो सिचुएशन बनी। ऐसे ही अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, तब भी वहां चीज यही होगी कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है, प्रबल है तो n-1 डी यूज करेगा, और वहां जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3 आएगा, और यहां पे क्या आएगा, sp3d2 आएगा। फर्क क्या होगा, यहां ज्योमेट्री जो आपने स्क्वायर प्लेनर और उसमें टेट्राहेड्रल मिला था, इसमें दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल मिलने वाला है, अष्टफलकी ही मिलता है, अष्टफलकी यहां भी और यहां भी ऑक्टाहेड्रल ही मिलने वाला है, ठीक है। यहां भी मैक्सिमम पेयर, यहां मैक्सिमम पेयरिंग 4 में भी थी, यहां भी रहेगी, बाकी चीजें तो एक जैसी ही हैं। अब ये बात आपको एकदम ध्यान से समझनी है और याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए तो जीजाजी वाली बात याद रखनी है, वीक लिगेंड आया तो मामाजी वाली बात याद रखनी है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात कर रहे हैं और आपसे कहा गया कि आप FeS2O होल 6 प्लस 2 की ज्योमेट्री को डिस्कस करो वीबीटी के हेल्प से, वीबीटी की मदद से FeS2O होल 6 का डिस्कशन करिए आप। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। X H2O 0 होता है तो 0 इज इक्वल टू +2, यानी कि X इज इक्वल टू क्या हो गया, +2 हो गया। लिगेंड क्या है बेटा, लिगेंड कौन है, मतलब ये X इज इक्वल टू +2 होने का मतलब ये हो गया Fe++, ठीक है। लिगेंड क्या हो गया, H2O, जो कि कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। तो आप Fe का स्ट्रक्चर जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, Fe एटॉमिक नंबर 26, तो आर्गन 4s2 3d6, तो Fe का अगर आप डबल प्लस बनाओगे ग्राउंड स्टेट में, ठीक, तो ये क्या बनेगा, आर्गन तो लिखा नहीं जाएगा, तो यहां पर हमने 3d बनाया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसके बाद ये 4s, भाई Fe++ जब हम यहां से देखें तो ये 4s 0 हो जाएगा। अगर हम यहां से Fe++ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन इलेक्ट्रॉन d से नहीं जाएंगे, s से जाएंगे, क्योंकि s वाला 4th सेल है। तो ये 4s 0 और ये 3d6, तो ये 3d6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया। 4s के बाद आप बना दो 4p और फिर बना दो 4d, ये 4d हो गया। अब आपको जब बनाना होगा FeS2O होल 6 + 2, ठीक, तो आप क्या बनाओगे,
पहले इसको रिपीट करते हैं हम। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और ये 4s, ये 3d, 4p, 4d। ठीक, अब आपको मैंने बताया कि जैसे कोई वीक लिगेंड है, अब ये देखो सोनू, मोनू, पिंकू, रिंकू, गोलू ऐसे हैं। अब H2O क्या है? वीक लिगेंड है, मामा टाइप का लिगेंड है। तो मामा आएंगे तो ये जो बाहर कमरा है कहीं भी मामा रह सकते हैं, समझ रहे हो? नहीं, ये पेयरिंग नहीं कराएंगे इनका आप। ये गोलू सोनू कमरे में चलो जाओ, ये मोनू पिंकू कमरे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2O कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। मिनिमम पेयरिंग, ये बात गौर करिएगा। अब बच्चे भूल जाते हैं कि मिनिमम पेयरिंग कराना है कि मैक्सिमम पेयरिंग कराना है, तो ये इतना झमेले में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। बस यही याद रखे रहो कि जो वीक टाइप के लिगेंड हैं, ठीक है, मामा आ गए तो ठीक है, मामा के साथ कहीं एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, तो क्या हुआ कि ये यहां से इसको यहां नहीं लाना है, यहां नहीं लाना है। ठीक है, ये जो कमरे खाली हैं वहीं रह जाए मामा। तो क्या है, यहां H2O मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, डेंसिटी 1 है, मीन्स एक पेयर देने वाला है। तो यहां H2O, यहां H2O, यहां H2O, यहां H2O, यहां H2O, यहां H2O, 1 2 3 4 5 एंड 6 H2O। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d2 आया ना वीक के केस में, sp3d2। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले? 4 मिले। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 मिल गई कि नहीं मिल गई? ये चीज हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 मिल गई। तो अब ये 4 मिलने का मतलब ये हुआ कि ये रंगीन भी हो गया, कलर्ड हो गया, और ये फेरोमैग्नेटिक हो गया। आप जानते होंगे, आपने 11th के केमिस्ट्री में, 12th के फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 या 3 से ज्यादा होती है तो वो चुंबक की ओर ज्यादा खींचता है, और उसको हम बोलते हैं लौ चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, Fm। रही बात स्ट्रक्चर की, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हुआ, यहां चक्रण क्या है इसका? ज्यादा मिलेगा, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है, तो इसका चक्रण क्या हुआ? उच्च चक्रण। वो सारी बातें तो आपने पीछे देखा ही है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर क्या है, ज्योमेट्री आप बनाना चाहो तो बना लो, Fe, यहां OH2, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, OH2, यहां से इलेक्ट्रॉन, OH2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, OH2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, OH2, और फिर OH2, यहां से इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां एक स्क्वायर बनाना, ठीक, और एक प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन से नीचे है, ऐसे जोड़ देंगे आप सबको। ठीक है, ये अष्टफल की संरचना बन गई। ठीक, तो ये इसकी ज्यामिति आपने FeS2O होल 6 की डिस्कस कर दिया। आया, बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पेयरिंग मत कराइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन उपस्थित है? H2O है, जो कि वीक लिगेंड है। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम लोग, अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल लेते हैं FeCN6-4। ठीक, तो ये मान लो X हो गया, Cn का होता है -1 इज इक्वल टू -4, तो X इज इक्वल टू -4 + 6, तो कितना आ गया? +2। X इज इक्वल टू +2, यानी कि यहां भी Fe डबल प्लस है। और लिगेंड क्या है बेटा? यहाँ पर यहाँ लिगेंड है Cn-, जो कि एक प्रबल लिगेंड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। तो आप क्या करोगे? Fe डबल प्लस का स्ट्रक्चर आपने देखा था, आर्गन आया था, फिर 4s0 3d6, तो इसको बना दो। Fe डबल प्लस को बनाओगे तो ये पहले आप बनाओगे 3d6, ये 3d हम अगर बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4,
5 and 6, ठीक। इसके बाद ये है 4s पूरा खाली है, 4p भी पूरा खाली है, और 4d तो खाली रहेगा ही रहेगा, जाहिर बात है, ठीक है, 4d है। अब जब Cn आएगा तो यहां पर क्या होने लगेगा, ये आ जाएंगे यहां पर और ये आ जाएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि अभी मैं मामा टाइप नहीं है, जीजा टाइप है। जीजा है तुरंत ए गोलू पिंकू कमरा में जाओ, ए सोनू गोलू कमरा में जाओ, है ना, ऐसे चीज हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ ये 2 कमरे क्या कर दिए गए, खाली कर दिए गए। जो इनर डी ऑर्बिटल है, आउटर डी ऑर्बिटल नहीं है। एक n-1d आपने देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो nd इस्तेमाल नहीं होगा। n मतलब नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कक्षा की संख्या। तो अगर ये 4 है तो 4d नहीं इस्तेमाल होगा, 4-1d इस्तेमाल होगा, यानी कि 3d इस्तेमाल कर लेगा Cn, ठीक। और क्यों कर पाएगा, क्योंकि ये पेयरिंग कर लेंगे, युग्मन कर लेंगे। तो अगर हम ये बनाएंगे FeCN6 -4 अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। 1 इसमें तो पेयर ऑलरेडी था, यहां भी पेयर हो गया, यहां भी पेयर हो गया। ये रहा 4s, ये रहा 3d, और ये रहा 4p, ठीक है, और ये रहा 4d, ठीक। तो एक Cn यहां आया, एक Cn यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, यहां आया, फिर यहां आया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3। और अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गई, तो ये आ गया रंगहीन, कलरलेस आ गया। और क्या आ गया बेटा, ये प्रतिचुंबकीय हो गया। इसके चुंबकत्व की अगर हम बात करें तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया, यानी कि डायामैग्नेटिक हो गया। और ये निम्न चक्रण है, लो स्पिन हो गया, क्योंकि यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 आ गई। और ये अंतः क्षेत्र हो गया, क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल का यूज हुआ, 3d का, ना कि 4d का यूज हुआ। तो ये कहानी थी वीवीटी पूरी। इसकी लिमिटेशन ये है बेटा कि ये कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं करता है कि कौन सा संकुल स्थायी होगा, कौन सा संकुल अस्थायी होगा, या फिर स्टेबल अनस्टेबल नहीं बता पाता है। फिर एक और बात है कि एग्जैक्टली ये मैग्नेटिक बिहेवियर को भी डिस्कस नहीं कर पाता है कि हाँ भाई प्रतिचुंबकीय है, लॉ कितना है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बातें नहीं कर पाता है। तो ये सब इसकी लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से जरूरत पड़ी CFT की, क्रिस्टल फील्ड थियरी की, क्रिस्टल फील्ड थियरी की। तो आइए हम लोग, निहालमैन गिलेस्पी ने क्रिस्टल फील्ड थियरी दिया, इसको देख लेते हैं। CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो हमने वीवीटी में क्या देखा, वीवीटी में देखा कि लिगेंड्स के पास भरे हुए ऑर्बिटल हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल हैं, और मेटल्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल ने वैकेंट ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन दिया, शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है। लेकिन CFT की माने तो CFT ये कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के में बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, वो एक्चुअली लिगेंड और मेटल के बीच जो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से है। मींस जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो रिजल्ट है कूलम्बिक फोर्सेस का, और वो कूलम्बिक फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स, या मेटल चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे लिगेंड्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, या पॉजिटिव चार्ज भी हैं लिगेंड्स। तो वो ये जो चार्ज्ड मटेरियल्स हैं, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं, स्थिर वैद्युत बल लग रहे हैं, उसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब क्या है, CFT फिर ये बोलता है कि जब
कोई लिगैंड बढ़ता है सेंट्रल मेटल की तरफ, तो सेंट्रल मेटल आयन में जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल भी आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स या समान ऊर्जा के डी कक्षक, समान ऊर्जा के डी कक्षक। मैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ही बोलूंगा, हिंदी के भी बच्चे यही समझेंगे। तो जब कोई लिगैंड बढ़ता है बेटा यहां पे इसकी तरफ, तो पहले तो इन पांचों को इक्वली रिपेल करता है। बात समझो, जैसे आप अपने कमरे में क्लास में बैठे हुए हो, अभी टीचर नहीं आया, सब लोग तितर बितर हो एकदम, कोई वहां बैठा कोई यहां बैठा। जब टीचर को देखे कि हाँ अभी बरामदा में आ गए हैं सर, अब एंट्री करने वाले, तो एक बार सभी लोगों को इक्वली रिपल्सन मिलता है, सब के सब जितने स्टूडेंट हैं थोड़े सजग हो जाएंगे। फिर टीचर आए, पोडियम पे चले गए, पढ़ाने लगे, तो उस वक्त सबसे ज्यादा रिपल्सन जो अगली बेंच होती है उसको मिलती है ना। तो शुरू में तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, सभी इक्वली रिपल्सन झेलते हैं, ठीक है, सभी इक्वली रिपल्सन झेलेंगे। लेकिन फिर जब ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एक्सिस से होके आता है लिगैंड। ऑक्टाहेड्रल अभी हमने बनाया था, आपने देखा मेटल यहां है, लिगैंड यहां से आ रहा है, ठीक है, 6 लिगैंड्स हैं, यहां से आ रहे हैं, तो ये एक्सिस की डायरेक्शन है कि नहीं है? तो ऑक्टाहेड्रल में ये जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं इनको ज्यादा रिपल्सन मिलेगा, तो ये ऊपर चले जाएंगे, और ये बाकी 3 जो प्लेन वाले ऑर्बिटल हैं तो ये नीचे चले आएंगे, ये समझना है। और अगर यही टेट्राहेड्रल रहता, मतलब टेट्राहेड्रल अगर रहेगा तो आप जानते हो इस तरह से आता है, लिगैंड यहां से आएंगे, जो ना एक्सिस की डायरेक्शन है ना प्लेन की डायरेक्शन है, फिर भी थोड़ा बहुत प्लेन की तरफ चला गया, क्योंकि एक्सिस ऐसे आप बनाते हो, ज्यादातर इसमें प्लेन की तरफ है। तो इसमें क्या है, प्लेनर ऑर्बिटल्स जो है वो ज्यादा रिपल्सन झेलते हैं, मतलब ये ज्यादा रिपल्सन पाएंगे। 3 वाला सेट ऊपर चला गया और 2 वाला सेट जो एक्सिस वाला सेट है वो कहां चला आएगा? नीचे चला आएगा। तो सीएफटी यही बात बोलता है कि जब लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है तो क्या होगा, उसमें जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, वो शुरुआत में इक्वली रिपल्सन समान रूप से प्रतिकर्षित होंगे, और फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिपल्सन अलग अलग होने की वजह से जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट में टूट जाएगा। एक T2G सेट होता है, जो 3 वाला सेट होगा उसको आप नाम देते हो T2G सेट, और जो 2 वाला सेट है उसको नाम आप देते हो EG सेट। 2 सेट्स में क्या होगा, टूट जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विघटन। और दोनों फील्ड्स के बीच में, मतलब मान लो ये DX Y Y Z Z X, ये 3 का सेट है, यहां 2 का सेट है, इनके बीच जो एनर्जी का गैप होता है बेटा उसको नाम दिया जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा भी बोला जाता है। ठीक, तो चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे आया, हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या अष्टफलकी ज्योमेट्री है। अष्टफलकी का स्ट्रक्चर क्या था, M, लिगैंड यहां से, एक लिगैंड यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, तो ये कहां से आ रहा है, अक्षों से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, अक्षों से, एक्सिस से होके आ रहे हैं। तो एक्सिस वाले जो लिगैंड्स होंगे उनको ज्यादा रिपल्स, एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्सन मिलने वाला है, तो ये लिगैंड्स आए, ये क्या हो गया, ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स।
फिर सभी इक्वली रिपेल होंगे। यहाँ चले आए, मान लो ये 5 के 5 हैं, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ एक्सिस वालों को ज्यादा रिपल्सन मिला तो एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे। मीन्स कुछ इस ढंग से, जो एक्सिस वाले लिगेंड थे, जो ऑर्बिटल्स थे, वो ऊपर चले गए। मीन्स ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ठीक। और ये जो प्लेन वाले ऑर्बिटल्स थे वो नीचे चले आए, मतलब ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। आप समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसा हुआ। एक्सिस से आए तो एक्सिस वालों को ज्यादा रिपल्सन मिला। फिर यहाँ ये मान लो नॉर्मल एनर्जी थी, तो ये होता है बेटा +6 डी क्यू। डी क्यू को वेव नंबर या सेमी इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये होता है -4 डी क्यू। मल्टीप्लाई करो, देखो 4 × 3 -12, 2 × +6 +12, ठीक। मतलब यहाँ पे जो टोटल डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 10 डी क्यू का डिफरेंस है, जो कि होता है डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा ओ, एनर्जी का गैप डेल्टा ओ के इक्वल हो गया, ठीक। ये सेट जो है 3 वाला, इसको आप नाम देते हो T2G सेट, और इस सेट को नाम देते हो आप कौन सा सेट, EG सेट। कौन सा, EG सेट, स्मॉल ई बड़े साइज में, ठीक। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वाले में EG ऊपर गया, T2G नीचे चला आया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर हमें FeCN6 -4 करना होता तो ये Fe++ रहा होता। Fe++ में आर्गन 4s0 3d6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब यहां क्या होगा, कौन से लिगेंड है, CN है, तो CN में क्या आप करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे किया जाए, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तुरंत ये दोनों कमरे जीजा जी के लिए खाली कर दिए गए। जीजा जी और उनके भाई भी मान लो आए हुए हैं, और इनको आ जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो रहा होता FeS2O6, अब FeCN6 आपने समझ लिया कि CN है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ लाके पेयरिंग करा देनी है। जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग हाईएस्ट, ठीक। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है FeCN6 -4 का, तो ये क्या होगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, T2G 6। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपसे कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जा सकता है, विन्यास भी पूछा जा सकता है कि FeCN6 -4 का विन्यास बताइए, तो ये विन्यास हो गया बेटा। CFSC निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। T2G में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, T2G वाले इलेक्ट्रॉन्स में आप मल्टीप्लाई करोगे -4 से, और EG वाले में आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, +6 DQ से, और प्लस पेयरिंग एनर्जी, जितने पेयर्ड रहेंगे वो लिख दिया जाता है। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू कितना भैया, -4 DQ, प्लस EG में कितने हैं, 0 इंटू +6 DQ, और कितने बॉक्स पेयर, पूरे पूरे पेयर दिख रहे हैं, 1 2 3, 3p लिख दोगे आप पेयरिंग एनर्जी, तो ये आ गया -24 DQ प्लस 3p। अब वैसे सेमी आपसे सेमी इनवर्स वगैरह नहीं पूछा जा सकता, बट अगर दिया रहे मान लो 1 DQ = 1000 सेमी इनवर्स, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये आपने CFSC निकाल दिया, तो एक चीज हो गई। इसके बाद अब जैसे मान लो इसमें मैग्नेटिज्म की बात करनी हो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। तो आप जानते हो μ = होता है √n n+2 H कट बोर मैग्नेटॉन। H कट मतलब H/2π, जहां H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो ये क्या आ गया, डायामैग्नेटिक आ गया, प्रतिचुंबकीय आ गया। तो ये चीज हो गया बेटा। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम बात करें कि मान लो ये FeS2O6 की बात हम करते हैं,
H2O होल 6 की बात करते हैं, ठीक है, +2, तब भी Fe डबल प्लस ही रहता है, यही कुछ रहता है, यहां तक तो सेम है, यहां से मामला बिगड़ जाता है। ये ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे और EG ऊपर, ठीक। यहां क्या होगा, अब ये H2O वीक लिगेंड है तो यहां पेयरिंग नहीं करानी है। 1 2 3 4 5, एक बचा, यहां एक रख दिया। कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, T2G में आया 4 और EG में आया 2, तो T2G में अब यहां पे 4 और EG के लिए 2, 4 × 4, और अब पेयर्ड यहां कितने हैं, कितने बॉक्स पेयर्ड दिख रहे हैं, केवल एक बॉक्स 1p, तो 4 × 4 -16 DQ और 6 × 2 +12 DQ +1p, अब यहां आ गया -4 DQ +1p। अब देखो आप बता भी सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल है, वहां आया था -24 और यहां आ रहा है -4, तो जो नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू दे के जा रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। तो FeCN6 ज्यादा स्टेबल था FeH2O होल 6 +2 के कंपैरिजन में, तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बता ले जाती है CFT, इसी वजह से BBT से ये ज्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर यही अगर रहता स्क्वायर टेट्राहेड्रल, अगर ये होता, अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले होते हैं तो क्या होता, तो आप जानते हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है, इस तरीके से M, यहां से लिगेंड, यहां लिगेंड, यहां से लिगेंड और यहां से लिगेंड आए, तो ये एक्सिस से ना होके बल्कि कहां से आ रहे हैं, प्लेनर ऑर्बिटल्स के जरिए, प्लेन से होके आ रहे हैं। प्लेन से अगर आएंगे तो प्लेन वालों को ज्यादा रिपल्सन भी झेलना पड़ेगा, मतलब ये लिगेंड चला, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, सबको, ये अभी ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी बढ़ी थोड़ी सी, ऊपर गए, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब इसके बाद स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने का मतलब यहां प्लेन वालों को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एक्सिस वालों को कम एनर्जी मिलेगी, ठीक। तो एक्सिस वाले नीचे चले आएंगे, यहां चले आएंगे एक्सिस वाले, ठीक है, इस तरीके से, और ये प्लेन वाले कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, मीन्स DXY DYZ DZX ऊपर, और ये क्या है, DX² Y² नीचे, DZ² नीचे, ठीक है। मतलब यहां ये हुआ कि ये T2G सेट ऊपर और EG सेट नीचे आ गया, ठीक है। और फिर वही चीज, यहां जो गैप है, यहां ये गैप -4D +4 DQ, और यहां जो नीचे गैप है वो -6 DQ, और यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस हुआ वो -10 DQ, जिसको आप बोलते हो डेल्टा T से टेट्राहेड्रल, ठीक। तो बच्चों आपको कोई भी एग्जांपल इसमें स्क्वायर प्लेनर का भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी करना होगा तो आप इसी पे कर ले जाएंगे भाई, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर वी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो सब के सब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन दोनों में रहेंगे, ऊपर खाली रखना है, ठीक है। और अगर वीक लिगेंड रहेंगे तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, फिर पेयरिंग कराओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप CFT के भी एग्जांपल्स कर सकते हो बच्चों। तो ये आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म कर लिया। आप एक लाइन का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है, वर्ड रासायनिक श्रेणी, उसको देख डालिएगा, याद कर डालिएगा, वही लिगेंड्स का ऑर्डर की कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। तो एक कोऑर्डिनेशन हमने निपटा लिया। आने वाले वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ लेंगे, आप लोग ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन पढ़ डालिए। हम लोगों ने फिजिकल के भी कुछ चैप्टर्स देखे थे, आप एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हैं केमिस्ट्री का। चूंकि ये लास्ट पेपर है तो आप अपने मुझे लगता है कि फर्स्ट को आपका एक एग्जाम होगा फिजिक्स का, उसके बाद फोर्थ को है, तो आपको रिवाइज करना थोड़ा बहुत, इसको आप रिवाइज डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे, हाँ। और बाकी जब आपका फर्स्ट के बाद आप आइएगा तो इन सब से रिवाइज करने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी बेटा। तो खूब मेहनत से आप पढ़ाई करिए। देखो
जो सफलता होती है वो एकदम कठिनाइयों के बीचों बीच छुपी होती है बेटा। कठिनाइयाँ जो भी आप अभी झेल रहे हो यही आपके ज़िंदगी को संवारने वाला है। खूब मेहनत करके पढ़ते रहिए। इस समय आप बिल्कुल भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। आप हर उस चीज़ को छोड़ देंगे पीछे जो आपके वक्त को बर्बाद कर रहा होगा, है ना। नहीं तो वक्त बेटा हम लोगों को बर्बाद करने लगता है। तो लगे रहिए, आप खूब बढ़िया तैयारी करिए। आपकी सारी परीक्षाएं, सारे एग्जाम्स आपके बेहतर से बेहतरीन की तरफ होते जाएं, है ना। मेरी प्रार्थना है यही, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब अच्छे नंबर पाएं और सफल होकर के अपने माँ बाप, अपने गुरुजन लोगों का, साथ में मेरा भी नाम रोशन करें। तो चलिए बच्चों, खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।